आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस बाई साकेत राजवंश में एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम भूगोल में भौगोलिक चिंतन पर डिस्कस कर रहे हैं और अपने आज के इस वीडियो में हम अभिनव काल में भूगोल के विकास पर चर्चा करेंगे। और इस अभिनव काल या अभिनव भूगोल के विकास में जर्मनी के कुछ महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं जिनका अत्यधिक योगदान रहा है। इन्हीं भूगोलवेत्ताओं में हम कुछ महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने अभिनव काल में भूगोल के विकास पर अत्यधिक बल दिया है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का। इसके बाद कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेटजल, रिchthofen और अल्फ्रेड हेडनर के साथ साथ अल्ब्रेट पेंक और अंत में हम वाल्टर पेंक का योगदान देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार अभिनव काल में भूगोल को उसके ज्ञान में निरंतर वृद्धि की है। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। अगर हम अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हम्बोल्ट की बात करें तो इनकी समयायु अवधि 1769 ईस्वी से लेकर के 1859 ईस्वी के मध्य की है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है ये इनकी शिक्षा दीक्षा प्राकृतिक विज्ञान में हुई थी। यह पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति पर काम करते थे। किस पर काम करते थे? वैज्ञानिक पद्धति पर काम करते थे। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो किस में हुई थी? प्राकृतिक विज्ञान में हुई थी। नेचुरल साइंस में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण अन्वेषक थे। क्या थे? महत्वपूर्ण अन्वेषक थे जो घूम कर यानी एक स्थान पर कुछ दिन रुकते थे, इसके बाद दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, इस तरीके से ये लगातार घूम कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे थे और अपने ज्ञान के साथ साथ भूगोल के क्षेत्र में ये ज्ञान को आगे बढ़ा रहे थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में लगभग 90,000 किलोमीटर की यात्रा की है। कितना? 90,000 किलोमीटर की। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी थी जिनका मैं जिक्र कर दूं। जैसे इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब थी वो क्या थी? मध्य एशिया। ने क्या बताया? इनकी महत्वपूर्ण किताब, सबसे पहली किताब इनकी महत्वपूर्ण किताब कौन सी थी? मध्य एशिया। इसके बाद जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है और पूछी ही जाती है, इनकी दूसरी महत्वपूर्ण किताब कौन सी थी? कॉस्मोस। इसके बाद इनकी जो अगली महत्वपूर्ण किताब है उसका नाम था प्रकृति दिग्दर्शन। क्या नाम था? प्रकृति दिग्दर्शन। इसके बाद इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने पहली बार कालमापी का प्रयोग करके, किसका? कालमापी का प्रयोग करके पहली बार इन्होंने कालमापी का प्रयोग करके पृथ्वी पर देशांतरों का क्रम निश्चित किया था। देशांतरों का क्रम निश्चित किया था। इसके साथ साथ यह दक्षिण अमेरिका गए और दक्षिण अमेरिका में महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है अमेजन और ऑर्निको नदी। जा करके उसकी नदी बेसिन पहुंचते हैं और नदी बेसिन का वो क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसके बाद ये कहा जाता है कि इन्होंने वनों एवं वर्षा के मध्य, ने क्या बताया कि वन एवं वर्षा के मध्य धनात्मक संबंधों का जिक्र करते हैं। क्या कहते हैं? कि यदि वर्षा अधिक है तो निश्चित ही वहां पर वन अधिक होंगे, यानी वन और वर्षा के बीच एक पॉजिटिव संबंध है। इनके संबंध में यह भी कहा जाता है
कि इन्होंने दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जाते हैं। कहां जाते हैं? पश्चिमी तट पर जाते हैं और वहां पर एक ठंडी जलधारा है जिसे हम्बोल्ट की इन्हीं के नाम पर, ठंडी जलधारा है जिसे इन्हीं के नाम पर हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा कहा गया, उसको भी इन्होंने खोजा था। ठीक है, ये और क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यदि हम साइबेरिया जाते हैं, कहां जाते हैं? साइबेरिया, तो ये क्या देखते हैं कि समुद्र तट से जैसे जैसे ये दूर जाते हैं तो क्या बताते हैं कि समान अक्षांशों पर भी तट से दूर जाने पर तापमान में परिवर्तन होता है। क्या होता है? तापमान में परिवर्तन होता है। और साइबेरिया की जो भूमि थी या साइबेरिया का जो बर्फीला क्षेत्र था उसे परमाफ्रॉस्ट नाम देते हैं। यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने क्या बताया कि जब ये साइबेरिया जाते हैं तो वहां की जो बर्फीली भूमि थी उसको ये क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट शब्द देते हैं। इसके साथ साथ ये क्या कहते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भी प्रजाति छोटी और बड़ी नहीं है। क्या कहते हैं कि कोई भी प्रजाति छोटी और बड़ी नहीं है, अर्थात ये सभी प्रजातियों में समानता की बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने भूगोल में बताया कि पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय अधिवास के रूप में करना चाहिए। क्या बताते हैं कि पृथ्वी तल का अध्ययन मानव अधिवास के रूप में करना चाहिए। ठीक है, हमने क्या बताया कि इनकी जो पद्धति थी वो वैज्ञानिक पद्धति थी। इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में अध्ययन किया। ये अन्वेषक प्रकृति के थे। इन्होंने अपने जीवन में 90,000 किलोमीटर तक की यात्रा की थी और इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनके संबंध में हमने क्या बताया? मध्येशा, कॉस्मॉस और प्रकृति दिग्दर्शन। इसके बाद हमने क्या बताया कि कालमापी का प्रयोग करके ये पहली बार पृथ्वी के ऊपर देशांतरों का क्रम निश्चित करते हैं और ये दक्षिण अमेरिका जाते हैं और दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन और ऑर्निको नदी बेसिन है उसको देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, वहां का ये अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया कि दक्षिण अमेरिका के ये पश्चिमी तट पर जाते हैं और पश्चिमी तट पर जाकर के वहां पर एक ठंडी जलधारा की खोज करते हैं जिसे वर्तमान समय में हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा कहा जाता है। इसके बाद हमने क्या बताया कि इन्होंने वन एवं वर्षा के मध्य धनात्मक संबंधों को देखते हैं और क्या कहते हैं कि समान अक्षांशों पर भी अगर हम तट से दूर जाएं तो तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये साइबेरिया में जो ठंडी या बर्फीली जमीन है उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी तल का अध्ययन कैसे करना चाहिए मानवीय अधिवास के रूप में। और इसके साथ साथ ही क्या कहते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भी जाति या प्रजाति बड़ी छोटी नहीं है बल्कि उसमें ये समानता की बात करते हैं। अगली जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि यह अपने अध्ययन में प्राकृतिक एकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्राकृतिक एकता की बात करते हैं। और अपने भूगोल के अध्ययन में इन्होंने कुछ विधि तंत्र का भी उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? भूगोल के अध्ययन में कुछ विधि तंत्र थे, मेथोडोलॉजी थी,
उसका भी इन्होंने अध्ययन किया था। और उस मेथोडोलॉजी में पहली इनकी विधि क्या थी? अनुभविक विधि। क्या थी? अनुभविक विधि। दूसरी इनकी जो विधि थी या प्रणाली थी, जिसे क्या कहा गया? क्रमबद्ध प्रणाली। क्या कहा गया? क्रमबद्ध प्रणाली। और अगली जो विधि का ये उपयोग करते हैं उसे क्या कहा गया? तुलनात्मक विधि। क्या कहा गया? तुलनात्मक विधि। और अगली इनकी जो विधि थी जिसे इन्होंने कहा जियोग्राफिकल विधि। तो हमने क्या बताया कि इन्होंने अपने भूगोल के अध्ययन में कुछ विधि तंत्र का उपयोग करते हैं और इस विधि तंत्र को इन्होंने क्या कहा? अनुभविक विधि। इसके बाद क्रमबद्ध प्रणाली और इसके साथ साथ तुलनात्मक विधि, और तुलनात्मक विधि के साथ साथ ये क्या है? ज्योग्राफिकल विधि को भी अपनाते हैं। हम्बोल्ट के बारे में कहा जाता है कि यह पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने जलवायु विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। क्या कहा जाता है? यह पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भूगोल में जलवायु विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया है। यह पृथ्वी को जैविक एवं अविभाज्य इकाई मानते थे। क्या बताया मैंने? यह पृथ्वी को जैविक एवं अविभाज्य इकाई भी मानते थे। यह भी आपके लिए क्या है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इन्हें वनस्पति भूगोल, मौसम विज्ञान तथा आधुनिक भूगोल का भी पिता कहा जाता है। हमने क्या बताया? इन्हें वनस्पति भूगोल, मौसम भूगोल या मौसम विज्ञान तथा आधुनिक भूगोल का भी पिता कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बात, इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है, एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इन्होंने अपने अध्ययन में प्राकृतिक एकता पर या प्रकृति की एकता पर विशेष बल दिया और इन्होंने भूगोल के अध्ययन में कुछ विधि तंत्र को अपनाया था, जिन्हें अनुभविक विधि, क्रमबद्ध प्रणाली, तुलनात्मक विधि और ज्योग्राफिकल विधि के नाम से जाना गया। और यह भी माना जाता है कि इन्होंने जलवायु विज्ञान शब्द भी पहली बार भूगोल में दिया था। इसके साथ साथ यह पृथ्वी को जैविक एवं अविभाज्य इकाई भी मानते हैं। और इसके बाद हमने क्या बताया कि वनस्पति विज्ञान, वनस्पति भूगोल, मौसम विज्ञान तथा आधुनिक भूगोल का इन्हें पिता भी कहा जाता है। इसके बाद हम अगले विद्वान पर आते हैं जिसका नाम है कार्ल रिटर। क्या नाम है? कार्ल रिटर। कार्ल रिटर की अगर बात करें तो इनकी जो समय अवधि है 1779 से 1859 ईस्वी के मध्य की है, अर्थात यह हम्बोल्ट से लगभग 10 साल छोटे थे, लेकिन इनकी भी मृत्यु 1859 ईस्वी में हुई है और हम्बोल्ट की भी मृत्यु 1859 ईस्वी में हुई है। कार्ल रिटर की जो शिक्षा दीक्षा थी वह दर्शन शास्त्र में हुई थी। किसमें हुई थी? दर्शन शास्त्र में हुई। इनके संबंध में कहा जाता है कि यह आराम कुर्सी वाले भूगोलवेत्ता थे। कैसे थे? आराम कुर्सी वाले भूगोलवेत्ता थे। देखिए हम्बोल्ट क्या थे? ये घूमते रहते थे और हमने आपको बताया कि इन्होंने अपने जीवन में लगभग 90,000 किलोमीटर तक की यात्रा की थी। ठीक हम्बोल्ट के विपरीत कार्ल रिटर एक जगह बैठे रहते थे और
इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, आराम कुर्सी वाले भूगोल वेत्ता। और क्या था, यह ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास करते थे। क्या थे ये, ईश्वरवादी थे। यह ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास करते थे। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के साथ साथ कार्ल रिटर को भी अभिनव या आधुनिक भूगोल का पिता या संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का पिता या संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने अपने अध्ययन में विविधता में एकता पर बल दिया। मैं क्या बताया कि अपने अध्ययन में विविधता में एकता पर बल देते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने भूविज्ञान अर्धकुंडे कहा। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने भूविज्ञान को क्या कहा, अर्धकुंडे का। क्या कहा, अर्धकुंडे। यानी अपने अध्ययन में विविधता में एकता पर बल देते हैं और इसके साथ साथ यह भूविज्ञान को एक नया शब्द देते हैं जिसे क्या कहा गया, अर्धकुंडे। और प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन को एक नया शब्द देते हैं जिसे लैंडर कुंडे कहा गया। क्या कहा गया, लैंडर कुंडे। प्रादेशिक भूगोल को, प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन को एक नया नाम देते हैं जिसे कहा, क्या कहा इन्होंने, लैंडर कुंडे। भूविज्ञान के लिए अर्धकुंडे और प्रादेशिक भूगोल के लिए ये नया शब्द देते हैं, वो क्या कहते हैं, लैंडर कुंडे। इनके बारे में और क्या कहा जाता है कि यह आधुनिक भूगोल के साथ साथ प्रादेशिक भूगोल के भी जनक है। क्या है, प्रादेशिक भूगोल के भी जनक। और इनके बारे में क्या कहा जाता है कि यह निश्चयवादी है। कैसे भूगोलवेत्ता है, निश्चयवादी भूगोलवेत्ता है। और निश्चयवादी भूगोलवेत्ता के संबंध में मैं क्या बता चुका हूं कि निश्चयवादी भूगोलवेत्ता जहां भी रहेंगे वो क्या है, प्रकृति को बहुत अधिक प्रभावी मानते हैं और कहते हैं कि प्रकृति जैसा चाहती है इस पृथ्वी पर मनुष्य उसी प्रकृति में बंद करके प्रकृति के नियमों को मानने के लिए बाध्य होता है। इन्होंने अपने अध्ययन में निम्नलिखित विधियों को अपनाया था। देखते हैं कौन कौन सी विधियां। हमने क्या बताया, इन्होंने अपने अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण विधियां थी, उनको इन्होंने अपनाया था। उन विधियों में पहली जो अत्यंत महत्वपूर्ण विधि थी वो क्या थी, अनुभविक विधि। क्या थी, अनुभविक विधि। दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण विधि थी वो क्या थी, तुलनात्मक विधि। और तीसरी विधि जो अत्यंत महत्वपूर्ण इनकी थी वो क्या थी, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। और इसके बाद भूगोल के अध्ययन में इन्होंने एक और विधि को अपनाया था जिसे क्या कहा गया था, मानचित्रण विधि। क्या कहा गया था, मानचित्रण विधि। इनके बारे में कहा जाता था कि इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। हमने क्या बताया कि इनके बारे में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन प्रसिद्ध था जिसे कहा जाता था कि पृथ्वी मनुष्य के लिए एवं मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है। क्या कहते थे, पृथ्वी मनुष्य के लिए एवं मनुष्य पृथ्वी के लिए बना हुआ।
और अंत में 1859 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम अगले भूगोलवेत्ता पर आएंगे जिसका नाम है फ्रेडरिक रेटजल। देखते हैं फ्रेडरिक रेटजल। अगर हम इनके समय अवधि की बात करें, ये 1844 ईस्वी से 1904 ईस्वी के मध्य का समय है। फ्रेडरिक रेटजल के संबंध में जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि इन्हें राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या है? इन्हें राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। दूसरा, इन्हें मानव भूगोल का भी संस्थापक माना जाता है। इन्हें मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है, यानी राजनीतिक भूगोल के पिता के साथ साथ इन्हें क्या है, मानव भूगोल का भी संस्थापक माना जाता है। इनकी 2 किताबें अत्यंत महत्वपूर्ण थी और जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, उनमें से पहली किताब है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। पहली अत्यंत महत्वपूर्ण किताब कौन सी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। और दूसरी जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब थी उसे क्या कहा गया था? पॉलिटिकल जियोग्राफी या राजनीतिक भूगोल। मुझे लगता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। यह डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। या डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे। लैमार्क और डार्विन ये कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने जीव विज्ञान में जैव विकास के अध्ययन पर बल दिया है और वो वहां पर बताने की कोशिश करते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार सरलता से जटिलता की ओर हुई है। और उसी डार्विन के जो विकासवाद सिद्धांत था या रेटजल अत्यधिक प्रभावित थे और इतना अधिक प्रभावित थे, ये कहते थे कि कोई भी राज्य है उसकी तुलना हम जीव से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? जीव से। यानी राज्य को भी ये जैविक इकाई के रूप में मानने लगे थे। इतना अधिक ये डार्विन से प्रभावित थे। इन्होंने 1930 ईस्वी में जर्मन नीति का निर्धारण किया था। किसका निर्धारण किया था? जर्मन नीति का इन्होंने निर्धारण किया था, जिसके कारण कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। यह ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की द्वैधता अध्ययन किया। हम अपने अगले वीडियो में रिchthofen, अल्फ्रेड हेटनर, अल्बर्ट पेंक और वाल्टर पेंक के योगदान को देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।